हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओशन बैंकिंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग पीपीबी में चैप्टर 2 शुरू करने जा रहे हैं। और आपने चैप्टर 2 जो इससे पहले हमने चैप्टर 1 कराया था वो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा चैप्टर 2 करने से पहले। अगर आपने नहीं किया है तो उसको एक बार जरूर कर लीजिए, वो भी बहुत अच्छा चैप्टर है। और बेसिक अंडरस्टैंडिंग में बोलूँ तो वहां से बहुत अच्छी आपको मिल जाती है। वन बाय वन करके मैं सारे चैप्टर्स कराऊंगा, लेकिन बस ये है आपको कंटिन्यूअसली बने रहना है। वन बाय वन धीरे धीरे करके आप सारा पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। इसके अलावा जो बाकी है आपके जो सब्जेक्ट्स है वो भी मैं कवर करा रहा हूँ। ठीक है, एमसीक्यूज भी डलेंगे, आपका जो प्रीवियस ईयर जो एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस है वो भी डलेंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं तो ओशन बैंक की अकेडमी का जो गूगल प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन मौजूद है वहां पर आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और उसकी पीडीएफ वगैरह है जो वो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर 2 पार्ट 1। ठीक है, देखिए ये हमारा पूरा का पूरा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर चैप्टर है, और केवाईसी गाइडलाइन जो जारी होती हैं वो भी हमारी यहाँ पर देखने को मिलेंगी। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है। ठीक है, जिसे हम लोग मनी लॉन्ड्रिंग के नाम से बुलाते हैं। और इसमें जैसे पहला हेडिंग आप देख पा रहे होंगे कि आपका फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म रिस्क। ठीक है, पहले मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। चलिए, जैसे अपना जो भारत देश है ना, यहाँ पर छोड़ दीजिए, कहीं पर भी किसी भी कंट्री में चले जाइए, हर कंट्री में कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत होती है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई ऐसी कोई कंट्री है जो प्योरली कोई क्लीन है एकदम से, वहां पर कोई भ्रष्टाचार नहीं है। या मतलब अगर भ्रष्टाचार नहीं होगा तो फिर कहीं ना कहीं ब्लैक मनी का इशू रहा होगा। ब्लैक मनी नहीं तो फिर कहीं ना कहीं आपको जो है दूसरे तरीके के इशू रहते हैं। मतलब हर कंट्री में कोई ना कोई दिक्कत तो रहती है। तो हम लोग यहाँ पर नॉर्मली जो जैसे भ्रष्टाचार होता है ना, भ्रष्टाचार, ठीक है, भ्रष्टाचार होता है, करप्शन जिसे बोलते हैं, करप्शन से जो ब्लैक मनी लोग कमाते हैं। ठीक है, तो ब्लैक मनी जैसे कमाया उन्होंने, अब ब्लैक मनी है, या फिर कोई ऐसी नशीली दवाइयां बेच रहे जिससे ज्यादा पैसा आता है और पैसे के ऊपर टैक्स से बचना है, और गवर्नमेंट को पता भी न चले कि हमने पैसा कमाया है वो इलीगल सोर्सेस से कमाया है। जैसे मान लिया कि आतंकवाद को जो बढ़ावा लोग देते हैं ना, जो तो उसके लिए पैसा जो है दिया जाता है। और वो पैसा छोटी मोटी रकम नहीं होती, बहुत बड़ी रकम होती है। ठीक है, हथियार बेचना, ड्रग्स की सप्लाई करना, इन सब चीजों से पैसा बहुत ज्यादा आता है, भर भर के पैसा आता है। तो अब लोग चाहते क्या है, लोग चाहते हैं कि हमने भाई जैसे मान लो हथियार सप्लाई करे। ठीक है, अगर मान लो कि हमने हथियार सप्लाई करे, अब वो हथियार जो सप्लाई करे हैं उनको मैं चाहता हूं कि उनसे जो पैसा आया है, जो मनी आया हुआ है, उस मनी को मैं जो ब्लैक मनी है, उस ब्लैक मनी को मैं व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर दूं। ठीक है, व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर दूं, यानी कि मैं उसका लीगल यूज करूं। मैं ऐसे दिखाऊं उसको कि ये मेरा जो पैसा आया हुआ है कोई गलत काम से नहीं आया है, ये पैसा जो हमारे पास आया हुआ है ये साफ सुथरा और लीगल सोर्सेज से आया हुआ है। ठीक, ये अगर मान ले, अब एक बार फिर से समझिए, गलत तरीके से पैसा कमाया गया, चाहे वो हथियार की सप्लाई हो, चाहे ड्रग्स हो, चाहे भ्रष्टाचार यानी करप्शन हो, किसी भी चीज से जो इलीगल तरीके से पैसा कमाया है, उस पैसे को लीगल तरीके से पैसा दिखाना, यानी हमारा ये पैसा जो कमाया हुआ है ये बिल्कुल बेदाग है, कोई भी इसमें गलत तरीके की चीजें इन्वॉल्व नहीं है, तो वो क्या कहता है, मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। ठीक, अब मनी लॉन्ड्रिंग कौन कंट्रोल करता है, मनी लॉन्ड्रिंग को तुम्हारा एक्ट तो पता ही है, पामला, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ठीक है, शॉर्ट में उसको पामला बुलाते हैं। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं धीरे धीरे करके सब समझा दूंगा। और इसके लिए आपका ईडी भी यहाँ पर कवर होता है। बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको सीखने को मिलेंगी। ये आप ये समझ लीजिए ना कि आपको ये कोई बैंक की प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी मतलब ऐसे ही जो नेचुरल जिंदगी है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहला जो पहले बात जो बताई गई वहां पर इंट्रोडक्शन में क्या बताया है, बोलता है मनी लॉन्ड्रिंग इज अ प्रोसेस वेयर बाई ओरिजिन ऑफ फंड्स जनरेटेड फ्रॉम द क्रिमिनल एक्टिविटीज। मैंने क्या बताया था, क्रिमिनल एक्टिविटीज का मतलब होता है कि ऐसी चीजें जो कि कानून की नजर में गलत है। ठीक है, जैसे ड्रग, जो ड्रग होता है, ड्रग ट्रैफिकिंग, या फिर गन यानी बंदूकों की सप्लाई करना, करप्शन वगैरह होना, बहुत सारी चीजें होती हैं। यहाँ पर तो थोड़ा सा लिस्ट लिखा हुआ है, बहुत ज्यादा होता है इसमें, चीजें बहुत सारी कवर होती हैं। आगे बोलता है इज कॉन्सील्ड एंड दीज फंड्स आर इन्फ्यूज द फाइनेंशियल सिस्टम अपेयरिंग एज
इफ दीज ओरिजिनेटेड फ्रॉम लेजिटिमेट सोर्सेज। वही सारी चीज लिखी हुई है कि भाई ये जो पैसा था ना फाइनेंशियल सिस्टम में पहले था नहीं, अभी फाइनेंशियल सिस्टम में लीगल तौर पे दिखाया जाने लगा या फाइनेंशियल सिस्टम में लाया गया। ठीक है, फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब आप समझिए कि जैसे बैंक्स हैं, ठीक है, जैसे बात चाहे भले म्यूचुअल फंड ही हो, तुम्हारा कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, या फिर तुम्हारा इंश्योरेंस कंपनी हो, ये फाइनेंशियल सिस्टम होता है। इन फाइनेंशियल सिस्टम में वो ये कह लो कि आप कानून की नजर में अभी नहीं है, वो कहीं पैसा दबा के रखा गया है जो सरकार की नजर में नहीं है, या पब्लिकली जो है वो करेंसी प्रचलन में नहीं है, अभी चालू हालात में नहीं है, कहीं दबा करके छिपा करके रखी गई इस कंडीशन में। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सा एक यहाँ पर जो मैं एक लाइन में बोलूं, जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब ये होता है कि भाई जो पैसा जो ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने को रोकने के लिए ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आया हुआ है। और यहाँ पर बहुत सारी चीजें बताई हैं कि क्या क्या चीजें जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, जैसे बैंक से जुड़े हुए होते हैं या कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है, अगर इसमें इन्वॉल्व है पैसे के लेन देन में, तो उन सब चीजों को कैसे सतर्क रहना है ताकि इन सब चीजों के ऊपर रोकथाम लगाई जा सके। ठीक है, आगे बोलता है स्टेजेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। कहता है कि मनी लॉन्ड्रिंग जब लोग एक काले पैसे यानी ब्लैक मनी को जब व्हाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं तो क्या क्या चीजें, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग में कौन कौन सी स्टेजेस हैं जो उनको करते हैं ताकि उनका जो ब्लैक मनी होता है व्हाइट मनी में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे होता है देखिएगा, कहता है कि फंड्स फ्रॉम क्रिमिनल एक्टिविटीज आर टिपिकली जनरेटेड आउटसाइड द फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब होता है इसका अभी बैंक से कोई लेना देना नहीं है, अभी बैंक में आया नहीं है, ये किसी या तो आतंकवादी संगठन के पास रखा हुआ है या कोई ऐसा जो क्राइम में इन्वॉल्व है उस बंदे के पास पैसा ये पड़ा हुआ है। अभी ये सिस्टम में नहीं है, यानी किसी बैंक में नहीं है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जमा नहीं हुआ या उसमें प्रोसेस में नहीं है। ठीक है, तो ये समझ लीजिए। अब लोग जब इसको मतलब लीगली तौर पर दिखाना होता तो कैसे उसको लाते हैं और कैसे क्या करते हैं ताकि वो व्हाइट मनी में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि 3 स्टेजेस हैं, यहाँ पर 3 स्टेजेस हैं जिसके थ्रू वो लोग अपना जो ब्लैक मनी होता है ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर देते हैं। पहला होता है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट का मतलब होता है कि पैसे को यानी जो क्रिमिनल एक्टिविटी से जो पैसा कमाया गया है उस पैसे को बैंक्स में डालना यानी डिपॉजिट करना। अब भाई मान लो जैसे किसी के पास में 10 करोड़ रुपए है, मान लीजिए किसी के पास में 10 करोड़ रुपए अभी है, ब्लैक मनी है ये। ठीक है, अब आप एक बैंक में अगर जमा कर दोगे ना तो पता चल जाएगा कि भाई 10 करोड़ कहाँ से आया, कौन लेके आया, रिसोर्सेज लोग ढूंढना शुरू कर देते हैं। अगर यही पैसा 10 करोड़ रुपए अगर मल्टीपल बैंक्स में अगर जा करके डाल दें आप थोड़ा थोड़ा करके, तो इसके सोर्स को पता लगाना या कोई पूछेगा भी नहीं, आप ये समझ लीजिए कोई पूछेगा भी नहीं। थोड़ा थोड़ा करके अगर डाला जाए तो थोड़ा बहुत हो सकता है कहीं कोई पूछे, बाकी पूछता भी नहीं भाई ये पैसा कहाँ से आया। ठीक है, नॉर्मली वो क्या हो जाता है, वो जो आपका जो लीगली पैसा कमाया गया उसमें मिक्स हो जाता है, मिक्स होने के बाद में वो फिर व्हाइट मनी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल सिस्टम इसको लाया जाता है। अब बोलता है टिपिकली दिस इज डन थ्रू डिपॉजिट द मल्टीपल बैंक अकाउंट्स। ठीक है, वही सारी चीज लिखी हुई है। लेयरिंग का मतलब होता है, कहता है नेक्स्ट those funds are passed through numerous financial transactions in these accounts creating several layers of fund transfer. This help in hiding the sources of these funds. कहने का क्या मतलब हुआ, वो ये कह रहा है कि आपने बैंक में पैसा डाल दिया, अब एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करो, दूसरे बैंक से उस बैंक में ट्रांसफर करो, मतलब इतनी ज्यादा लेयरिंग कर दो कि वो ढूंढ ना पाए कि वहां पे कहां से पैसे की स्टार्टिंग हुई थी, कहां से डला था पैसा और कहां पे भी पहुंचा हुआ है। तो इस तरीके से लेयरिंग होती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मल्टीपल ट्रांसफर कर दो। ठीक है, या इतने अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दो कि जहां पर उसकी लेयरिंग जो है पॉसिबल हो सके और इसका जो ओरिजिन है जहां से पैसे जमा किए गए थे वो चीज जल्दी ढूंढ सामने ना आ पाए, तो इसको लेयरिंग बोलते हैं। उसके बाद में फाइनली इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जो पैसा जो जगह जगह पे जमा किया गया था, लेयरिंग करके इधर उधर ट्रांसफर किया गया था, अभी सब उस पैसे को इकट्ठा कर लेना है एक जगह पे लेजिटिमेट मैनर में, और उसको इकट्ठा करके उसको क्या कर लेना है, अपने काम में यूज कर लेना है। कौन से काम में यूज करना है, लीगल एक्टिविटी में यूज कर लेना है। अभी ये माना जाता है कि भाई ये लीगल हो चुका है और लीगल बिजनेस में नॉर्मली इसको यूज किया जा सकता है। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम होता है ये 3 स्टेजेस में होता है। पहला याद कैसे रखेंगे, प्लेसमेंट, सिस्टम में पैसा डालना, लेयरिंग, मल्टीपल ट्रांसफर कर देना, उसके बाद में इंटीग्रेशन करना। इंटीग्रेशन का मतलब फंड्स को कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। ठीक है,
देखिए लिखा भी हुआ नेक्स्ट स्टेप कलेक्टिंग द फंड्स लाइंग मल्टीपल अकाउंट्स इन वन और फ्यू अकाउंट्स, यानी एक अकाउंट में या फिर जो कुछ अकाउंट में पैसे को इकट्ठा करो एंड देन डिप्लॉयड फॉर द इन्वेस्टिंग इन सम लीगल बिजनेस एक्टिविटी एंड फॉर एक्वायरिंग सम एसेट इन लेजिटिमेट मैनर। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो बताइएगा, कहाँ बताएंगे, कमेंट सेक्शन में बताइए, और व्हाट्सएप सपोर्ट भी अवेलेबल है आपके पास में। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इश्यू आता है, आप बात कर सकते हैं, चैट के थ्रू बात कर सकते हैं, फोन कॉल कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर तरीके से मैं गाइड करूंगा आपको क्या करना है, सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट आता है, अगला पॉइंट आता है स्टेज ऑफ फाइनेंसिंग टेररिज्म। स्टेज ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, इसका मतलब क्या होता है, कहां कहां से, देखो सबसे पहले मैं पढ़ देता हूं, उसके बाद में मैं समझाता हूं। देखिए बोलता है देयर आर न्यूमरस टेररिस्ट आउटफिट्स इन द वर्ल्ड। कहने का मतलब है भाई, जो आतंकवादी है ना, उनका कोई एक रूप नहीं है, बहुत रूप है, बहुत रूप है जहां पर उनको देखा जा सकता है। कहता है दीज हैव फाइनेंशियल साइकिल्स सिमिलर टू कॉमर्शियल एंटिटीज एंड यूज बैंक्स एंड फाइनेंशियल। देखिए यहाँ पर कहता है कि जैसे जो तुम्हारे कॉमर्शियल एंटिटीज होती है ना, बैंक को कई तरीके से यूज करती हैं फाइनेंशियल साइकिल्स में। इसी तरीके से यहाँ पर जो तुम्हारा ये जो जो टेररिस्ट, सही टूरिस्ट नहीं टेररिस्ट है, ठीक है, टेररिस्ट आउटफिट्स होते हैं, ये इनका रूप एक नहीं होता, कई तरीके के बहुत सारे रूप देखने को मिलेंगे। अभी मैं सारी चीजें वन बाय वन डिस्कस करूंगा। देखिए कहता है फाइनेंसिंग, बोलता है फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। टेररिज्म का मतलब होता है आतंकवाद। आतंकवाद का मतलब जो लोग गोला बारूद धमाका, लोगों को मार देना, ये सारी एक्टिविटीज जिसमें इन्वॉल्व करते हैं, मतलब मारने के लिए किसी को पैसा दे देना, उड़ा देना किसी चीज को बारूद से, ये सारी चीजें यहाँ टेररिज्म में आती हैं। आतंकवाद फैलाना, बस आप ये समझ लीजिए आतंकवाद फैलाना। तो बोलता है इसमें क्या क्या चीजें आती है, कंप्राइज द फॉलोइंग स्टेजेस, ये स्टेजेस यहाँ पर आती है। रेजिंग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सोर्स फंड्स फ्रॉम दियर सिंपैथाइजर्स, ठीक है, बोथ इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, समटाइम्स टेररिस्ट आउटफिट्स आल्सो एंगेज इन वेरियस इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी लीगल और क्रिमिनल। देखिए यहाँ पर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इनको पैसा देने वाले लोग बहुत बैठे हुए हैं, इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी पैसा देते हैं, और वो ऑर्गेनाइजेशन पैसा दे करके टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं और उसको प्रमोट करते हैं। ठीक है, आप ये कह लीजिए उसको प्रमोट करते हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग जैसे ये जैसे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, कुछ लोगों से चंदा पैसा भी इकट्ठा करते हैं और लोग देते हैं उनको, और ये खुद भी पैसा कमाते हैं। जैसे अभी मैंने बोला ना, हथियार बेचना, बारूद गोला बम वगैरह ये सब सप्लाई करना, ये सारे काम कर सकते हैं। तो यहाँ से भी लोग पैसा कमाते हैं। तो पैसा कमाने को एक ही तरीका नहीं है, मतलब कि तरीके बहुत सारे हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ये पैसा कमाते हैं, इकट्ठा करते हैं और लोगों से पैसा इनको मिलता है। उसके बाद में फिर क्या होता है, कहता है कंट्रीब्यूटर्स टू द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कैन बी लोकेटेड एनीवेयर, कहता है कहीं भी स्थित हो सकते हैं, नॉट ओनली इन देयर होम कंट्री, कहता है बट अक्रॉस द वर्ल्ड, ये कहीं भी बैठे हो सकते हैं, इनका कोई एक ठिकाना नहीं होता है, कहीं पर भी बैठे हो सकते हैं, वहां पर बैठे बैठे अपना काम कर रहे होते हैं। दीज फंड्स आर देयरफॉर रिक्वायर्ड टू बी मूव्ड टू द प्लेसेस ऑफ देयर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। अब यहाँ पर जो ये फंड्स होते हैं, ये कहाँ, मतलब जैसे मान लो जो कंट्रीब्यूटरीज होते हैं वो कहीं देश दुनिया में बैठे हुए हैं, अगर उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पैसा देना है, दुनिया में कहीं बैठे हो उन तक पैसा पहुंचा देते हैं इजीली। ठीक है, आगे देखिए अगला जो पॉइंट आता है स्टोरिंग का, कहता है एज द फंड्स रेज्ड मे बी डिप्लॉयड फॉर द terrorism related activities including regular activities for the running output with the gap of time spread over period, these are parked in the entry bank accounts or any other financial। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो फंड्स रेज किया है वो लोग क्या करते हैं, उसको टेररिज्म एक्टिविटी के लिए यूज कर लेते हैं, उनकी जो रेगुलर एक्टिविटीज हैं, ठीक है, अपने जो गिरोह चला रहे हैं उसके लिए वो पैसा यूज कर लेते हैं। ठीक है, वो थोड़ा थोड़ा टाइम पे यूज करते हैं, जिससे मान लिया उनको 4 बम फोड़ने, तो एक बम अभी फोड़ दिया, एक थोड़ा रुक करके फोड़ेंगे, फिर उसके बाद फिर रुक करके फोड़ेंगे, ऐसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी पैसा उनके पास में जो रहता है वो अपने पास स्टोर रखते हैं, मतलब वो स्टोर रखते हैं, बाकी बाद में अपना काम चलाते हैं इससे। आगे बोलता है यूजिंग, देखिए कहता है फाइनली द रेट्स फंड्स, कहता है आर यूज फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग आउट द टेररिज्म एक्ट फॉर वेरियस ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड एक्टिविटीज। ठीक है, तो यहां पर आप ये कह लीजिए
कहता है देखिए यहाँ पर फंड्स क्या करता था, वो रेज करता था, फंड्स आर रेज्ड में बी डिप्लॉयड, ठीक है, फॉर टेररिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज, या तो पैसा वो टेररिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज है उसमें यूज कर लेगा, इंक्लूडिंग रेगुलर एक्टिविटीज, जो रेगुलर एक्टिविटीज होती हैं उनकी वहां पे यूज कर लेगा, अपने जो ऑर्गेनाइजेशन धंधा वगैरह जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन वगैरह चलाने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा जो उनके पास में बच गया उसको क्या करेंगे, फाइनली वो जो फंड्स रेज किए थे उनको यूज करते हैं पर्पज कैरिंग आउट द टेररिज्म एक्ट फॉर द वेरियस ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज। तो मतलब कहने का कि आप ये समझ लो कि सबसे पहला पॉइंट से शुरू करते हैं। देखिए यहां से उन्होंने क्या किया, टेररिज्म वाले जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले तो वो पैसा इकट्ठा करते हैं, पैसे को रेज करते हैं, मतलब मनी को रेज करते हैं। कहाँ से आता है इनके पास, या तो खुद वो पैसा अपने आप से कमाते हैं जैसे गलत कामों से, या फिर उनके जो कंट्रीब्यूटरीज होते हैं, कंट्रीब्यूटर जो कंट्रीब्यूशन करते हैं, या सिंथेसाइजर होते हैं जो उनके उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं कि भाई हमको टेररिज्म को बढ़ावा देना है, तो वो लोग पैसा देते हैं। उसके बाद में वो लोग क्या करते हैं भाई, अब पैसा ये अब जो पैसा जो देते हैं ना, तो पैसा वो दुनिया में कहीं बैठे हो, वो क्या करेंगे जहां पर लोकेटेड या जहां पैसा भेजना है, जैसे मान लिया यहाँ पर आतंकवादी संगठन पाकिस्तान में बैठा हुआ है, ठीक है, पाकिस्तान में बैठा हुआ है, चलिए मैं पाकिस्तान का नाम नहीं लेता हूँ, ठीक है, वरना कुछ लोग नाराज भी हो सकते हैं। कहीं भी बैठा हो, किसी देश में बैठा हो, आतंकवादी कंट्री में बैठा हुआ है, आप लोग समझते ही हैं। तो कहीं पर भी बैठा हुआ होता है तो वहां पर अगर पैसा पहुंचाना है तो पैसा पहुंचा दिया जाएगा, वो कैसे भी जाए पैसा पहुंच जाएगा। उसमें से जो इनको यूज करना है यूज कर लेंगे, बाकी उनकी एक्टिविटी ट्रेनिंग वगैरह देते हैं ना ये लोग, जैसे गन चलाना है, ठीक है, उनको झाड़ियों में कैसे चलना है, पथरीले रास्तों पे कैसे सोना है, पथरीले रास्तों पे कैसे चलना है, बहुत सारी चीजें होती है ना आतंकवाद में। तो वो सारी चीजें कैसे मैनेज करते हैं उनकी सब प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग की जाती है, उसके लिए पैसे को यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्टिव, ये तो पूरा आपका समझ लीजिए पूरा आतंकवाद से जुड़ा हुआ पार्ट था, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर बोलता है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, या इसका मतलब क्या हुआ कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसका उद्देश्य क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग आया है क्यों, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आया है क्यों, क्यों लाया गया। तो बोलता है यहाँ पर जो क्रिमिनल एलिमेंट्स होते हैं फ्रॉम यूजिंग द फाइनेंशियल सिस्टम फॉर द मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज, जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज यानी जो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करते थे क्रिमिनल वगैरह, तो उनको रोकने के लिए ये लाया गया। दूसरा कहता है प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ, कहता है प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज इन द सोसाइटी। देखिए अगर ये व्हाइट मनी में अगर पैसा जैसे जो ब्लैक मनी होती है, ब्लैक मनी को अगर व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है ना, तो इससे और ज्यादा बढ़ावा मिलता है। बढ़ावा कैसे मिलता है भाई, मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन, मैं आपको समझाता हूँ, जरा समझ, जैसे मान लिया किसी ने हथियार बेच करके यहाँ पर हथियार बेचे, उसने 10 करोड़ रुपए की कमाई कर ली। अब उसने क्या किया, ये ब्लैक मनी थी, अब ब्लैक मनी को उसने कन्वर्ट कर लिया व्हाइट मनी में, ठीक है, व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर लिया 10 करोड़ को। अब 10 करोड़ से उसने क्या किया, एक धंधा खड़ा कर दिया कम से कम 100 करोड़ का, 100 करोड़ का धंधा खड़ा कर दिया। अब ये जो यहाँ पर जो टेररिज्म थे, जो टेररिज्म जो फैला रहे थे, ठीक है, तो इनको अब ये 100 करोड़ की कमाई आ रही, इसमें से तो आप ये मान कर रखिए 100 करोड़ का बिजनेस बना लिया, तो इसमें से अगर 50 करोड़ अगर दे भी देगा तो भी तो 50 करोड़ बच गया ना, तो ये क्या हो गया, इनका फायदा हो गया ना, जो आतंकवाद फैला रहे थे, तो ये अगर 50 करोड़ इसको दे देगा तो भी तो एक तरीके से बढ़ावा ही हो गया ना टेररिज्म को। तो इसीलिए ये इसका मकसद एक ये भी है कि भाई सबसे पहली चीज तो जो ब्लैक मनी है उसको व्हाइट मनी में कन्वर्ट होने से रोको, दूसरा जो क्रिमिनल एक्टिविटीज है उनको भी रोको, कैसे रोको जैसे मैंने बताया। आगे बोलता है सेफगार्ड द इकोनॉमी फ्रॉम द फाइनेंशियल क्राइम्स, ये भी वही चीज है भाई, जितना ज्यादा आप पैसे को रोकोगे व्हाइट मनी में कन्वर्ट होने से, जितना ज्यादा रोकोगे उससे उससे क्या होगा, आप ये इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, दूसरी चीज है फाइनेंशियल क्राइम्स कम होंगे, ठीक है। अगला पॉइंट आता है, कहता है प्रिवेंट टेररिस्ट फ्रॉम द गेनिंग एक्सेस टू द फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मतलब कि जो टेररिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब बैंक्स का मिसयूज करते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का मिसयूज करके अपने पैसे को बढ़ाते हैं, बड़ा करते हैं। पैसे को बढ़ाते कैसे, जैसे मैंने अभी बताया कि वो जो ब्लैक मनी है उसको व्हाइट मनी में कन्वर्ट करके वो मल्टीपल जगहों पर अपना इन्वेस्ट करते हैं, उससे रिटर्न अच्छा खासा कमाते हैं, उसके बाद उसी पैसे को उठा करके फिर वापस को टेररिज्म में डाल देते हैं, यानी फिर से आतंकवाद फैलाना शुरू कर देते हैं। तो ये सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के हैं। आगे बोलता है जो एमएल फ्रेमवर्क है, मतलब कैसे काम करता है, कौन यहाँ पर सीनियर है कौन जूनियर है, कहाँ किसको रिपोर्टिंग करनी किसको नहीं रिपोर्टिंग करनी, ये सारी बातें यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट आता है, कहता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये क्या होता है, कहता है
कहता है बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस इन इंडिया प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2022 पामला वाज इनेक्टेड। कहता है इसके रिकमेंडेशन पर जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट था वो इनेक्ट हुआ, यानी कि शुरू हुआ यहाँ पर। और कहता है फ्यू ऑब्लिगेशंस फॉर द ऑल फाइनेंशियल सेक्टर प्लेयर एंड द सर्टेन नॉन फाइनेंशियल बिजनेस। जैसे कि यहाँ पर कुछ ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है भाई देखो, अगर कोई एक्ट आता है तो जब एक्ट आता है तो एक्ट में कुछ बातें लिखी जाती हैं और वो बातें उनके लिए लिखी जाती हैं जिनके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल होता है। जिनके ऊपर एक्ट एप्लीकेबल होगा वो सारे वाले रूल्स बनाए गए, तो वो रूल्स उनके ऊपर एप्लीकेबल हो जाते हैं, वो उनको मानने पड़ते हैं। अगर नहीं मानोगे तो पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी के साथ साथ आपको, अगर मान लो जो जिम्मेदार पर्सन है अगर फिर भी वो मान नहीं रहा है तो उसको उठा करके जेल में डाल दिया जाता है। और इसके पनिशमेंट बहुत स्ट्रांग होते हैं, मतलब बहुत तगड़े होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर कहता है जो फाइनेंशियल सेक्टर के जो थे उनके लिए तो ऑब्लिगेशंस थे, उनको तो इनको मतलब ध्यान में रखना ही था कि भाई हमको क्या क्या चीजें आगे करना है। इसके अलावा जो नॉन फाइनेंस वाले बिजनेसेस जैसे रियल एस्टेट में थे, ज्वेलर्स या कसिनोज वगैरह में जो और बिजनेस वाले थे उनके ऊपर भी रूल बनाए गए, उनके ऊपर भी ऑब्लिगेशंस डाले गए। ऑब्लिगेशंस का मतलब कर्तव्य कि तुमको क्या करना है और अभी तुम क्या कर रहे थे। ठीक, अभी तुम क्या कर रहे थे, अभी तुमको क्या करना है। ठीक, वो सारी बातें। तो यहाँ पर कहता है हैव बीन स्टिपुलेटेड। स्टिपुलेटेड का मतलब नियम बनाए गए थे, उनको जो है क्या करना है, अभी उनको आगे मानना है आपको। आगे बोलता है दीज एंटिटीज इन द फाइनेंशियल सेक्टर एंड डेजिग्नेटेड बिजनेसेस। कहता है इन नॉन फाइनेंशियल सेक्टर अ टर्म एज रिपोर्टिंग एंटिटीज। इनको क्या माना गया, अब जिनके ऊपर ये रूल मतलब लागू होगा ना, जो एक्ट लागू होता है, जो एक्ट में जैसे मान लिया एक्ट जिनके ऊपर लागू होगा तो उनको, जिनके ऊपर लागू हुआ चाहे वो तुम्हारा फाइनेंशियल सेक्टर के हो या फिर तुम्हारे नॉन फाइनेंशियल सेक्टर के हो, उनको रिपोर्टिंग एंटिटी यहाँ पर माना गया है। तो आप ध्यान में क्या रखेंगे, अगर मैं बैंक की बात करूं जिसके ऊपर फॉर्मूला जो एक्ट है, फॉर्मूला जो है वो अगर अप्लीकेबल है, अप्लीकेबल तो होता ही सारे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर वो मैं बोलूं कि बैंक मतलब रिपोर्टिंग एंटिटी, तो आप क्या समझोगे, या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, चाहे भले वो नॉन फाइनेंशियल हो या फिर फाइनेंशियल हो। ठीक है, दोनों यहाँ पर कवर होते हैं और उसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग एंटिटी बोला जाता, रिपोर्टिंग एंटिटी बोला जाता। आगे बोलता है डिटेल्ड लीगल प्रोविजंस। कहता है फॉर आरईज रिपोर्टिंग एंटिटीज हैव बीन इंक्लूडेड इन द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, रूल्स, रूल्स का मतलब जैसे मान लिया कोई एक्ट बनाया जाता है तो एक्ट में जैसे मान लो कभी कभार की एक्ट में साथ में भी रूल जोड़ दिए जाते हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि भाई कुछ चीजें छूट जाती है वहां पर, कि अगर मतलब लगता है बाद में कि हाँ ये चीजें भी डालनी चाहिए थी, तो रूल्स के थ्रू, नोटिफिकेशंस के थ्रू, सर्कुलर्स के थ्रू बाद में भी उनको नोटिफाई किया जा सकता है, यानी बाद में भी गवर्नमेंट जो है उनको उन तक पहुंचाती है जिनके ऊपर ये एक्ट अप्लीकेबल है, उनको बाद में भी वो चीजें फॉलो करती है। ऐसा नहीं कि पहली बार में जो एक्ट आया वो अप्लीकेबल हो गया उसके बाद में आप कुछ नहीं सोचना है, वही फॉलो करते आना, नहीं भाई ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपको बाद में अगर कोई रूल भी बनाए गए हैं उनको भी फॉलो करना है, अगर मान लो ओवरराइडिंग कोई रूल आया है तो उसको भी फॉलो करना है। ठीक है, आपको सारा कुछ ध्यान रख करके चलना है। आगे बोलता है बिसाइड स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क हैज आल्सो बीन पुट इन द प्लेस फॉर द डीलिंग विद द मनी लॉन्ड्रिंग क्राइम। तो पहला जो आपका आता है बहुत 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 अच्छा, क्या, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। इसको क्या करना पड़ता है, इसको रिपोर्ट करना पड़ता है। जैसे मान लो कोई बैंक है, अब बैंक को लगता है कि कोई सस्पिशियस ट्रांजेक्शन हो रहा है और ये जो आदमी जो ट्रांजेक्शन कर रहा है गलत है, तो बैंक को क्या करना पड़ेगा, इमीडिएटली बेसिस पे फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को बताना होगा, इन्फॉर्म करना होगा। तो ये एक ऐसा जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, अगर कोई धोखाधड़ी हो, फ्रॉड हो, ब्लैक मनी का इश्यू हो, मतलब कहने का मतलब कहीं ना कहीं वो इसका हो, मनी लॉन्ड्रिंग का केस होना चाहिए, तब कहाँ रिपोर्ट करना पड़ेगा, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को रिपोर्ट करना होगा। किसको करना होगा, रिपोर्टिंग एंटिटी को। यहाँ पर सेटअप किया गया था रिसीविंग इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस फ्रॉम सर्टेन बिजनेसेस इंक्लूडिंग बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब बोलता है FIU इंडिया हैज आल्सो सुपरवाइजरी पावर। ये सुपरवाइजरी पावर्स इसके पास में भी, अगर मान लो लगता है किसी बैंक के पास में कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन हुए हैं तो ट्रांजेक्शन को सुपरवाइज कर सकती है, इसकी जांच पड़ताल करने का पावर इसके पास होता है। बोलता है ओवर द बिजनेस एंटिटी दैट आर सब्जेक्टेड टू फॉर्मूला। ठीक है, जिनके ऊपर फॉर्मूला लागू होता है उनको सुपरवाइज कर सकती है, इसके पास में पावर होता है। इसके बाद में आता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ये क्या होता है, कहता है इज द इन्वेस्टिगेटिंग एंड प्रोसिक्यूटिंग अथॉरिटी। एक ऐसी अथॉरिटी
जो इन्वेस्टिगेट कर सकती है, जा करके वहां जांच कर सकती है, प्रोसिक्यूट कर सकती है, बोलते हैं फॉर मनी लॉन्ड्रिंग क्राइम, मनी लॉन्ड्रिंग क्राइम, ठीक है। बोलता है द पावर्स ऑफ ईडी इंक्लूड ट्रैकिंग एंड अटैचिंग ऑफ रिलेटेड टू मनी लॉन्ड्रिंग। असेट्स को अटैच करना, अटैच करना का मतलब अगर असेट को अटैच कर लिया तो उस असेट को जो मालिक होता है वो उसको बेच नहीं सकता है, बिना परमिशन के उसको यूज नहीं कर सकता है। जब तक वो असेट अटैच रहेगी, उनकी निगरानी में रहेगी, उनके पास पावर रहती है, वो किसी भी असेट को अटैच कर सकते हैं अगर वो मनी लॉन्ड्रिंग से कनेक्टेड है तो, ठीक है। आगे देखिए स्पेशल कोर्ट क्या होता है, कहता है सेटअप करी गई है तुम्हारा जो केसेस होते हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग के, उनकी सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट बनाई गई है। तो बोलता है यहाँ पर कहता है एडुकेटिंग अथॉरिटी हैज द पावर टू फ्रीज एसेट्स, ये एसेट्स को फ्रीज कर सकती है। आगे बोलता है और इसके अलावा क्या करती है, कॉन्फिस्केट कर सकती है, जब्त कर सकती है, परमानेंटली जब्त कर सकती है, ठीक है, कभी वापस नहीं लौटाएगी। द एसेट्स प्रूव टू बी रिलेटेड टू मनी लॉन्ड्रिंग, अगर ये सिद्ध हो गया, अगर ये प्रूव हो गया कि जो एसेट है वो मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे से खरीदी हुई है या मनी लॉन्ड्रिंग की ही है, ठीक है, समझ गए ना। उसके बाद में रेगुलेटर्स आते हैं। बोलता है रेगुलेटर्स आर द वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज कवर्ड अंडर द फॉर्मूला। बोलता है इश्यू ऑपरेटिंग, कहता है इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस फॉर द बिजनेसेस रेगुलेटेड बाय देम फॉर डिस्चार्जिंग देयर ऑब्लिगेशंस अंडर द फॉर्मूला एंड PMLR। यहाँ पर रेगुलेशंस की बात हो रही, रूल्स की बात हो रही, ठीक है। तो यहाँ पर बोलता है अगर मैं सिंपल रूल्स में बोलूं, बोलता है फॉर एग्जांपल जैसे RBI है बैंक्स के लिए रूल बनाता है, सेबी है किसके लिए, जो स्टॉक एक्सचेंजेज है या सिक्योरिटी जहां पर बेची खरीदी जाते हैं उनके लिए गाइडलाइन जारी करता है, रूल्स बनाता है और उनको फॉलो कराता है फॉर द रिस्पेक्टिव एंटिटी टू कंप्लाई विद फॉर्मूला रेगुलेशंस। तो ये क्या कर सकता है कि भाई जो रेगुलेटर है ना, जिनके ऊपर जो जैसे मान लो RBI है, तो यहाँ पर जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है ना, ये फॉलो करवाया जा सकता है बैंक के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेगुलेटर होता है, रेगुलेटर क्या काम करेगा, वो बोलेगा, जैसे RBI के कंट्रोल में बैंक रहते हैं तो RBI क्या बोलेगा, अरे सभी बैंक वालों फॉर्मूला का भी ध्यान रखना, फॉर्मूला के रेगुलेशंस भी फॉलो करना है तुमको, इस तरीके से, समझ गए ना ये क्या कहने का प्रयास कर रहा है। देखिए मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस है, और कैसा ऑफेंस है, एक कॉग्निजेबल, कॉग्निजेबल का मतलब होता है संगीन अपराध, ठीक है, एक ऐसा अपराध जहां पर किसी वारंट की जरूरत नहीं होती है। जैसे मान लिया पहले परमिशन वारंट लेना पड़ता ना गिरफ्तारी का, भाई वारंट लेकर के आओ तभी गिरफ्तार कर सकते, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग के केस में धर लिए गए, बिना वारंट आपको पकड़ लिया जाएगा, धर दबोचा जाएगा, उठा करके जेल में डाल दिया जाएगा। और नॉन अवेलेबल, यहाँ पर जो आपकी जमानत होगी वो भी अवेलेबल नहीं होती है। आपको अगर जमानत चाहिए, आपको कोर्ट के पास में इसकी अर्जी डालनी पड़ेगी, और कोर्ट बहुत मुश्किलों से इसकी जमानत देती, हो सकता दे भी ना, ठीक है। पुलिस जो थाना है या चौकी है वहां से तो आपकी जमानत होना नामुमकिन है, वहां से तो नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर जो सेक्शन 3 है बोलता है, मामला का क्या बोलता है, whosoever डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अटेम्प्ट्स टू इंडल्ज, मतलब शामिल है या फिर जानबूझ करके उसकी मदद कर रहा है किसी व्यक्ति की जो मतलब मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है। अब देखिए यहाँ पर मान लिया कोई एक मिस्टर एक्स है, ठीक है, अब ये मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, यहाँ पे मिस्टर वाई है, ये इसकी हेल्प भी कर दे, अगर मनी लॉन्ड्रिंग में हेल्प भी कर दे, क्या ना कि डायरेक्टली अनडायरेक्टली इसकी मदद करे, हेल्प करे या इन्वॉल्व हो जाए किसी भी तरीके से, तो भी ये कवर हो जाता है, किसमें, मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस में कवर हो जाता है। या फिर वो खुद ही पार्टी हो, खुद ही इसके साथ मिलकर कर रहा है, या खुद ही इन्वॉल्व हो, ये एक्टिविटी जो मतलब जो मनी लॉन्ड्रिंग का काम कर रहे हो उसमें इन्वॉल्व हो। या फिर कहता है कि कोई प्रॉपर्टी है, तो पैसा है जो मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू कमाया गया है, उसे छुपा रहे हो, वो या तो तुम्हारे अधिकार में है, तुम्हारे पास रखा गया है, या तुमने कहीं से हासिल किया है, कहता है या तुम उसको यूज कर रहे हो और उसको बता रहे हो कि भैया ये ऐसा है, बेदाग प्रॉपर्टी है, और उसको लीगली बोल रहे हो, ये बोल रहे हो कि लीगली मतलब ये जो है बेदाग प्रॉपर्टी है, लीगल है, मतलब है वो क्राइम की प्रॉपर्टी, लेकिन उसको क्या बता रहे हो आप, कहते हो कि ये लीगल प्रॉपर्टी है, मतलब ये इसका मनी लॉन्ड्रिंग से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे लोग जो एक जो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जो प्रॉपर्टी कमाई गई है उसको लीगल प्रॉपर्टी बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं, यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस में कवर होते हैं। कौन सा सेक्शन लगता है, सेक्शन 3 लगता है, ठीक। फिर से सुनिए, अगर कोई बंदा है जो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है या फिर
वो इन्वॉल्व नहीं है किसी की मदद करे, ठीक है, तो भी मान लिया जाएगा वो मामला में कवर हो गया और उसने अपराध किया है। या फिर मदद करने के बजाय वो खुद ही पार्टी हो, उसमें इन्वॉल्व रहा हो या कनेक्टेड हो, ठीक है, या उस पार्ट मतलब जो रुपया पैसा का लेन देन है उसमें कनेक्टेड हो, या फिर किसी प्रॉपर्टी को छुपा रहा, पैसे को छुपा रहा हो या उसके पोजीशन में हो, या उसने अक्वायर करी हो ऐसी के थ्रू, या फिर उसको यूज कर रहा हो और उसको ये बता रहा हो कि ये प्रॉपर्टी जो है लीगल है, वैध है और ये बेदाग है, इसके ऊपर कोई क्राइम से नहीं कमाई गई, उसको साफ सुथरा प्रॉपर्टी बता रहा है या पैसे बता रहा है साफ सुथरा है, ठीक है, यानी ये क्राइम से नहीं आए हुए ऐसा बता रहा है, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस बोला जाता है और ये कवर होता है आपका सेक्शन 3 में, फॉर्मूला में सेक्शन 3 में। आगे बोलता है सेक्शन 45 फॉर्मूला स्टिपुलेट दैट ऑल ऑफेंसेस अंडर द फॉर्मूला आर टू बी डीम्ड टू बी कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल का मैंने बताया ये संगीन अपराध माना गया है। और बोलता है नॉन बेलेबल। नॉन बेलेबल का मतलब होता है यहाँ पर वो नॉन बेलेबल है तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी जमानत नामुमकिन है। कोर्ट में अर्जी डालोगे, कोर्ट से भी हो सकता है जमानत होगी या तो नहीं होगी। क्लियर हो गया। अगला पॉइंट देखिए, सेक्शन 4 बोलता है पामला स्टिपुलेट दैट पनिशमेंट फॉर द मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस। कहता है पनिशमेंट बहुत भारी, कहता है बहुत कड़ी सजा मिलती है इम्प्रिजनमेंट की, जो कहता है 3 साल से कम नहीं होगी लेकिन 7 साल तक बढ़ाई जा सकती है। और कहता है इसके अलावा आपको फाइन भी आपके ऊपर लगाया जाएगा, ठीक है। एंड फाइन एज पर द ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस, मतलब जितना आप कड़ा जो है वो क्राइम किए होगे ना, उसी हिसाब से आपके ऊपर फाइन भी ठोक दिया जाएगा। कम से कम 3 साल की सजा होगी, मैक्स टू मैक्स 7 साल की सजा होगी। लेकिन 7 साल की सजाएं बदल जाती है 10 साल में। कब बदल जाएगी 10 साल में? कहता है कि एक्सटेंड हो जाएगा 10 साल तक अगर आप नशीली दवाइयां स्मगलिंग करते हो, बेचते खरीदते हो, इससे पैसा कमा रहे, नार्कोटिक ड्रग्स वगैरह सप्लाई करते हो, तो ये ऑफेंस बहुत ही गंभीर ऑफेंस माना जाता है और ऐसे केस में 10 साल तक की सजा हो सकती है और इसके अलावा आपके ऊपर फाइन भी लगाया जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला आता है मनी लॉन्ड्रिंग रिस्क पर्सन, ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट है, देखिएगा। बोलता है फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड कहता है सर्विसेज आर डिजाइन टू प्रोवाइड क्विक कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट मॉडल्स फॉर द डीलिंग विद द फंड्स फॉर द डिफरेंट पर्पसेस। देखिए जो बैंक जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट होते हैं ना, जो बैंक्स ने जो भाई प्रोडक्ट बनाए हुए हैं, किसके लिए बनाए हुए? कस्टमर्स के लिए बनाए हैं भाई, सुविधाओं के लिए उनके लिए बनाए हुए हैं कि भाई आप आओ उनका एंजॉय करो, पैसा ट्रांसफर करना है, ठीक है, एफडी करानी है, खाता खोलना है, इन्वेस्टमेंट कहीं करना है, ये सारी सुविधाएं किसके लिए दे रहा है? बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसके लिए दे रहा है भाई? कस्टमर के लिए दे रहा है। लेकिन जो क्रिमिनल्स होते हैं ना, वो मजे से इसका यूज करते हैं, नहीं कि उसको अब्यूज करते हैं, गलत तरीके से इसको यूज करते हैं। गलत तरीके से यूज करके वो क्या करते हैं? टेररिज्म यानी आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोलता है, कहता है दीज आर अब्यूज्ड बाय द क्रिमिनल्स फॉर मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म बाय डिसगाइजिंग मिसरिप्रेजेंटिंग द ट्रू आइडेंटिटीज प्रोफाइल्स एंड। कहता है पर्पज भी छुपा लेते हैं, आइडेंटिटी भी छुपा लेते हैं और वो फाइनेंसिंग मतलब कि जो टेररिज्म होता है आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। किसको किसको यूज करके? जो सर्विसेज बैंक के द्वारा या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा दी जाती। देखिए पॉइंट, ये देखिए एग्जांपल के तौर पे लिखा, जैसे कोई सैलरीड एम्प्लॉई है, वो सेविंग अकाउंट, कहता है सैलरीड एग्जीक्यूटिव जो इज ए सेविंग अकाउंट, बोलता है, कहता है कि इज अ बेसिक बैंकिंग प्रोडक्ट दैट यूज्ड बाय हर, कहता है मैनेजिंग हर रेगुलर इनफ्लोज आउटफ्लोज फंड्स रिलेटेड टू हर लाइवलीहुड लिविंग। जैसे मान लो कोई सैलरी वाला एम्प्लॉय है तो क्या करेगा? वहां पैसे अपने जमा करेगा, अपनी जो दिनचर्या वाली जो चीजें हैं खरीदेगा, पैसे फिर आएगा अपने अकाउंट में जमा करेगा, निकालेगा, ये इसीलिए यूज करता है बंदा, इसीलिए अकाउंट खुलवाता है। लेकिन जो क्रिमिनल होते हैं, क्रिमिनल क्या करते हैं भाई? गैम्बलिंग रैकेट जो चला रहे हैं या कोई दूसरा काम कर रहे हैं, वो ओपन करते हैं सेविंग बैंक अकाउंट, कहता है डीलिंग विद द बेटिंग मनी रिसीव्ड, बोलता है फ्रॉम द कस्टमर्स, ठीक है। तो वो स्पेशली किस लिए यूज करते हैं? वो सीधा सा उनका एक फंडा होता है कि भाई हमको बैंक की जो फैसिलिटीज हैं उनका मिसयूज करना है। कहने का मतलब वो कि वो अपनी जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम होते हैं, उन प्रोसीड्स ऑफ क्राइम यानी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने का उनका वो रहता है, इंटेंशन रहता है, और उसको यूज करते हैं और बैंक को अब्यूज करते हैं, ठीक है।
यहाँ तक क्या क्लियर हो गया? चलिए आगे देखिए। कहता है हाउ एवर द क्रिमिनल, कहता है पोजेज अ फ्रीलांसर फोटोग्राफर टू डिसगाइज द इनफ्लोज एज अर्निंग फ्रॉम द, ठीक है। यहाँ पर अपने आप को, जैसे कुछ लोग होते हैं इस तरीके से क्रिमिनल होते हैं, अपने आप को बताने लगते हैं भाई मैं फ्रीलांसर हूँ, फोटोग्राफर फ्रीलांसर हूँ, इस तरीके से। और वो अपने आप, मतलब देखिए सीधा सा मैं आपको बता दूं, क्राइम की एक्टिविटी जो भी होती है, चाहे कुछ भी आप करो, ठीक है, अगर वो क्राइम से पैसा आया हुआ है और वो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में मेंशन है कि भाई अगर ये करोगे तो वो फिर क्या माना जाएगा, आपका पैसा कैसा माना जाएगा, इलीगल सोर्सेस से कमाया हुआ पैसा माना जाएगा। और इसके ऊपर अगर आपका फॉर्मूला, मतलब अगर एक्टिव है, एक्टिव का मतलब अगर अप्लीकेबल है, तो आप उस, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस में कवर हो जाते हैं, यानी सेक्शन 3 में आप कवर हो जाते हो और उसके हिसाब से आपको पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। अगला पॉइंट आता है, कहता है दस द प्राइमरी सोर्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म रिस्क टू द कस्टमर्स। कहता है दीज आर ऑल्सो अफेक्टेड बाई, कैसे अफेक्ट होता है, कैसे अफेक्ट होता है, देखिए। कहता है नेचर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, नेचर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कैसे, बोलता है सम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स मेक फ्रॉड इजियर, कुछ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं जहां पर फ्रॉड जो होता है बहुत इजीली किया जा सकता है। जैसे मान लिया जहां पर इंटरनेशनल वायर ट्रांसफर होता है वहां पर फ्रॉड इजीली किया जा सकता है, या कोई बिना नाम वाले जो एनोनिमस होते हैं, जो ट्रांजेक्शन्स, जैसे प्रीपेड कार्ड वाले, बिना नाम वाले जो प्रीपेड कार्ड होते हैं वहां पर भी जो होता है फ्रॉड पॉसिबल होता है। वाइल द अदर्स मेक इट डिफिकल्ट, जैसे एफडी वगैरह होते हैं यहाँ पर मतलब इतना फ्रॉड नहीं हो सकता इस तरीके से। अगला बोलता है यहाँ पर कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द बैंक, जहाँ बैंक है वो कंट्री कैसी है, जहां पर मतलब बोलता है इफ द बैंक बिलोंग्स टू अ कंट्री वेयर रेगुलेटर्स आर वीक, मतलब कि जहां पर टैक्स हेवन कंट्री होती है, जहां पर जिसे जो होता है जीरो टैक्स होता है या फिर लो टैक्स लगता है। जैसे आपके कुछ मैंने कंट्रीज लिखे हैं, जो कैमन आइलैंड होता है, पनामा, दुबई, बहामस, ठीक है, जहां पर जैसे दुबई को ले लो आप, पर्सनल टैक्स 0% है। बरमुडा, स्विट्जरलैंड, यहाँ पर जो स्विस बैंक होता है, तो वहां पर रूल बना दिए गए काफी सारे कि वहां पर इस तरीके से पैसा कोई जमा नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो काम करता ही है। द रिस्क ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग, बोलता है देयर इज मच हायर, तो ऐसे केस में रिस्क जो होता है मनी लॉन्ड्रिंग का बढ़ जाता है। तो ये यहाँ पर यही चीजें बोलती है कि कहाँ कहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग बढ़ जाता है। तो पहला बोला जो नेचर ऑफ प्रोडक्ट है वो कैसा है, अगर नेचर जो प्रोडक्ट का ऐसा है कि उसका नेचर ही ऐसा कि वहां पर इजीली फ्रॉड हो सकता है, तो वहां पर आप ये मान करके चलो कि मनी लॉन्ड्रिंग या फिर मनी लॉन्ड्रिंग पॉसिबल है। अगर वहां पर, ये आप ये कह सकते हो क्राइम पॉसिबल है, वहां पर लोग क्राइम करेंगे। आप अगर कोई ऐसी बैंक है जहां पर रेगुलेटर्स वीक हैं, रेगुलेटर्स का मतलब बैंक को चलाने वाले जो है उनके ऊपर पाबंदियां, कड़ी निगरानी नहीं रखते कि भाई पैसा जाओ इजीली कन्वर्ट कर लो, जाकर के ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर लो तो इजीली हो जाएगा वहां पर। तो ऐसे केस में वो लोग क्या करते हैं, इस जो ये होता है ना पैसा ब्लैक मनी, इसको बढ़ावा देते, बढ़ावा देने का मतलब बढ़ावा देते नहीं, लेकिन वो ऑटोमेटिकली बढ़ावा देना ही हो जाता है कि भाई आप उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हो ठीक से, तो इसका मतलब क्या है, वो फिर बढ़ेगा ही बढ़ेगा वो चीज। अगला देखो बोलता है प्लेस ऑफ बैंक ऑफ ब्रांच, बोलता है कि जो बैंक की ब्रांच है लोकेटेड इन एन एरिया नियर और बॉर्डर वेयर क्राइम स्मगलिंग इज हाई, कहता है ऐसी जगह पर स्थित है जहां पर स्मगलिंग वगैरह बहुत ज्यादा होता है, वहां पर रिस्क इंक्रीज हो जाता है, वहां पर चांसेस बढ़ जाते हैं। आगे बोलता है प्लेसेस, बोलता है विद विच ट्रांजेक्शन कनेक्टेड, कहता है कि इफ मनी कमिंग फ्रॉम द गोइंग टू अ कंट्री नोटोरियस, यानी कोई ऐसी कंट्री है जो कि वहां पर ड्रग्स स्मगलिंग स्मगलिंग वगैरह टेररिज्म के लिए बदनाम है, तो वहां पर भी आप ये मान करके चलो इसका रिस्क बढ़ता ही बढ़ता है, ठीक है। तो ऐसे केस में बैंक को इमीडिएटली अलर्ट हो जाना चाहिए। आगे बोलता है नेचर एंड द वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन, अब बोलता है अगर अचानक से कोई डिपॉजिट करोड़ रुपीज में अगर हो रहे हैं कैश या फ्रीक्वेंट लार्ज ट्रांसफर हो रहा है, तो उसका कोई सॉलिड रीजन नहीं है। सॉलिड रीजन का मतलब जैसे मान लिया किसी के अकाउंट से कभी 10 रुपया ना गया हो, अचानक से 1 करोड़ रुपया ट्रांसफर हो जाए, ठीक, या अचानक से 1 करोड़ रुपया जमा हो जाए या 10 करोड़ रुपए जमा हो जाए उसके अकाउंट में, तो बैंक को तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए, बैंक को देखना चाहिए कि भाई आखिर क्या हुआ ऐसा है, अचानक से पैसा कहाँ से आ गया, ठीक है। जिनके जैसे करोड़ों जा रहे हो तो जा ही रहे हैं भाई, उनका तो मान लीजिए जैसे बिजनेस चल रहा होगा या कोई और रीजन रहा होगा लगातार जा रहे हैं, उन पर निगरानी इतना ज्यादा रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर वो पहले से लीगल चला रहे थे, कोई धंधा लीगल चल रहा है, तो वहां पर ज्यादा चांसेस नहीं होते हैं। लेकिन मान लो कभी कभार अगर किसी का अकाउंट में ऐसे पैसा जा नहीं रहा अचानक से, या फिर कोई नया अकाउंट खोला गया वहां पर एकदम से पैसा धड़ से ट्रांसफर हो गया 10 करोड़ रुपए, तो यहाँ पर बैंक के कान खड़े हो जाने की भाई ऐसा क्यों हुआ है,
और ये पैसा कहाँ से आया, क्या इसके पास प्रॉपर तरीके का बिजनेस है चला रहा है उससे पैसा आया, फिर और कोई रिसोर्स है जहां से पैसा आया हुआ है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है मीजर्स टू मिटिगेट मनी लॉन्ड्रिंग रिस्क। मनी लॉन्ड्रिंग रिस्क यहाँ पर हमने पढ़ा था कि मनी लॉन्ड्रिंग रिस्क कहाँ कहाँ पर हो सकता है, इन जगहों पर हो सकता है। आगे बोलता है इनको कम कैसे कर सकते हैं, तो बोलता है ऑब्लिगेशन अंडर द फॉर्मूला रिक्वायर्ड टू बैंक्स टू मिटिगेट मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंशियल ऑफ टेररिज्म। कैसे कम कर सकते हैं, बैंक आर रिक्वायर्ड टू टेक अप्रोप्रिएट मेजर्स, एक्शंस लेने पड़ते हैं। कौन से, टू नो अंडरस्टैंड द कस्टमर्स, कस्टमर्स को समझना, उनकी जो आईडी वगैरह होती है ना, आईडी वगैरह, भाई कहाँ से आए हो, कहाँ के रहने वाले हो, क्या करते हो, बिजनेस क्या तुम्हारा है, सारा जो फाइनेंशियल डीलिंग हो रहा है उसको अच्छे से समझना चाहिए। आगे बोलता डिटेक्ट करो, रिपोर्ट करो, अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटीज हो जाती है किसको, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को रिपोर्ट करो इमीडिएट बेसिस पे, ताकि वो एक्शन ले सके। आगे बोलता है कंप्लाई, कहता टू कंप्लाई विद अप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेटरी गाइडलाइंस। मतलब भाई ये भी देखो कि जहां पर बैंक वगैरह है ना या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो प्रॉपरली जो रूल्स बनाए गए हैं उनको प्रॉपरली कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो अप्लीकेबल लॉज उनके ऊपर हैं, रेगुलेटरी गाइडलाइंस वगैरह को। आगे बोलता है एडिक्वेटली ट्रेन द स्टाफ केवाईसी एंड एमएल प्रोसीजर्स। जो केवाईसी और एमएल प्रोसीजर्स हैं उनके लिए जो स्टाफ होता है बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास में, उनको प्रॉपरली ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि किस तरीके से हम फ्रॉड को पकड़ सकते हैं, यानी कि जो हमारा मनी लॉन्ड्रिंग का अगर कोई केस होता है उसको हम कैसे पकड़ेंगे, इसके लिए प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग होनी चाहिए। ठीक है, आगे बोलता है दीज मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर द क्रिमिनल्स टू अपीज द बैंक एमएल और एफटी के लिए एज देयर एक्टिविटीज आर क्लोजली मॉनिटर। जब ऐसा होता है, जब उनको ठीक तरीके से मॉनिटर किया जाता है, उन पर निगरानी की जाती है, तो जो क्रिमिनल्स होते हैं घबराते हैं, सोचते हैं कि भाई बैंक बहुत निगरानी करता है, तो उस बैंक के पास लोग जाते भी नहीं। जैसे यहाँ पर लिखा भी है दे मिटिगेट द एमएल और एफटी रिस्क एज द क्रिमिनल्स वुड अवॉइड द विजिलेंस बैंक। मतलब क्रिमिनल्स क्या करते हैं, जो चौकन्ने, जो बैंक चौकन्ने रहते हैं ना, जल्दी या तो बहुत जल्दी रिपोर्ट कर देते हैं फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को, तो उनसे बैंक, उन बैंक से दूर ही भागते हैं, कहते हैं भाई उसके पास मत जाना, वो तुरंत रिपोर्ट कर देगा, जरा से भी अगर धोखाधड़ी तुरंत रिपोर्ट कर देगा और जांच बैठ जाएगी और हमारा पूरा का पूरा पैसा जब्त कर लिया जाएगा और हम लोगों को भी सजा हो जाएगी। ठीक है, कैसा लगा आपको वीडियो बताइएगा, अगर समझ नहीं आया है तो भी बताइए, अगर समझ आया है तो कृपया एक लाइक भी कर दीजिए, अगर आप दोस्तों की मदद करना चाहते हैं तो शेयर कर दीजिए, बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी मैंने सारी चीजें बता दी हैं आपको, ओशन बैंकिंग एकेडमी एप्लीकेशन है, डाउनलोड कर सकते हैं आप, बाकी सब कुछ पता ही है आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।